नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंभ और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। सरकार हलवा बनाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। आप कहेंगे हलवा और सरकार, तो ये हलवा आम बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी की बात है। बस चंद दिनों बाद सरकारी हलवा बनेगा, लेकिन बटेगा किसको ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। शायद खुद वित्त मंत्री निर्मला ताई को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं हो, जिन्हें 1 फरवरी को बजट पेश करना है। और जिस आम आदमी के नाम से ये आम बजट जुड़ा हुआ है, उसे कुछ मिलेगा इसके आसार भी नहीं है। हलवे का ज्यादा हिस्सा तो इस बार बिहार को ही दिया जा सकता है, क्योंकि मोदी जी को इसी साल वहां चुनाव लड़ना है। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने तो मोदी जी की कुर्सी को टिका ही इस शर्त पर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा हलवा उन्हें चाहिए। लेकिन इस बार एक नई बात जरूर हो रही है। देश की इकोनॉमी और लोगों की बदहाली पर इस बार आरएसएस भी बेचैन है। उसे भी समझ आ रहा है कि इकोनॉमी और जनता की चटनी बन चुकी है। अब तो संघ से जुड़े संगठन भी कह रहे हैं कि राज्यों को जीएसटी का पैसा तो भिजवाइए, ताकि राज्यों में लोगों की जिंदगी कुछ चल सके। जिन बेरोजगारों और युवाओं को व्यस्त रखने के लिए दिन रात सनातन के नाम पर, चुनावी हिंदुत्व के नाम पर मस्जिदों की खुदाई के अभियान में झोंके रखा जाता है, सोशल मीडिया पर हिंदू खतरे में है जैसी मुहिम या ट्रोल करने में बिजी रखा जाता है, वो भी जानते हैं कि बजट में उनके लिए कुछ हो। हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भी फिक्र में डूब गए हैं। बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करने की सरकार की परंपरा है। सरकार ने बात की भी है, लेकिन मैं आपको खास तौर पर संघ से जुड़े संगठनों की बात बताऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि हालात वाकई कितने खतरनाक हो चले हैं, कि अब उन लोगों को भी डर सताने लगा है जो मौजूदा सरकार की विचारधारा के पोषक हैं। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती, ये सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऑफिशियली मीटिंग कर चुके हैं। संघ की फिक्र देश के लिए कितनी है ये तो वही बेहतर जाने, लेकिन इस बात की फिक्र तो उन्हें जरूर है कि अगर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने हालात नहीं संभाले तो सत्ता को संभाले रखना भी मुश्किल हो सकता है। एक बुरी घटना की वजह से ही सही, लेकिन देश को अर्थव्यवस्था के जादूगर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आ ही चुकी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। मोदी सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया, लेकिन उसने सीख क्या ली ये शायद 1 फरवरी को पता चल जाएगा। आज की सच्चाई तो यही है कि देश के विकास की दर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर जाने का खतरा है। इसके 6.4% पर आने का अंदेशा है। सुधार के आसार ज्यादा इसलिए नहीं हैं क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का आधा यानी अप्रैल से सितंबर तक का रिकॉर्ड सामने आ चुका है। क्वार्टर हिस्सा यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी बीत चुका है। बचे हैं सिर्फ 2.5 महीने। इस खस्ता हाल इकोनॉमी की सबसे बड़ी वजह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी, जिसकी ग्रोथ पिछले साल के 9.9% से घटकर 5.3% रहने के आसार है। इसका मतलब बहुत साधारण तरीके से आप यूं समझिए कि मशीन, औजार, मजदूर के जरिए जो भी उत्पादन होता है वो क्षेत्र, अब आप कल्पना कीजिए कि खेती छोड़कर बाकी ऐसा कौन सा काम है जो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड से बचता होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि मोटे तौर पर देश में हर तरह के प्रोडक्शन में मंदी है। इसका सीधा मतलब है नौकरी नहीं, धंधा भी नहीं। जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं तो कच्चा माल खरीद फरोख्त भी नहीं। इसलिए आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती ने गुहार लगाई है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि रोजगार का कोई रास्ता निकले। मैन्युफैक्चरिंग में मंदी का दोहरा नुकसान है। अपने यहां रोजगार और कमाई तो कम हो रही है, बाजार चीन से आयात किए सामान से
भर चुका है। भारत में आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जीडीपी पर हमेशा नेगेटिव असर ही पड़ता है, क्योंकि हम जितना सामान बाहर भेजते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बाहर से मंगाते हैं। संघ चीन के बढ़ते सामान और भारत की डंपिंग ग्राउंड बनने से भी फिक्रमंद है। यही फिक्र राहुल गांधी लगातार जताते रहते हैं। चीन को लाल आंख दिखाने का दावा करके सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की चीन को लेकर नीतियां भी हमेशा कटघरे में रहती हैं। सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग की मंदी से ऑलमोस्ट सब कुछ रुका रुका सा नजर आता है। जाहिर है देश की धड़कन ही ठहरी हुई नजर आती है। दौर सिर्फ राजनीति रही है। देश की धड़कन नेता नहीं, युवा ही होते हैं। जब सरकार के पास युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं होता, तभी वो उन्हें ऐसी जगहों पर उलझाती है कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों की ओर उनका ध्यान ही ना जाए। जब कमाई ना हो तो हर चीज वैसी ही महंगी लगती है, लेकिन महंगाई के अपने तेवर भी कम नहीं है। एफएमसीजी प्रोडक्शन की कीमतें 6 महीने में 20% तक बढ़ चुकी हैं। मार्च में इनके दाम 30% तक और बढ़ सकते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक पाम ऑयल, नारियल, चाय, कोकोआ और कॉफी जैसे कच्चे माल की कीमतें 35 से 175% बढ़ गई हैं। इससे बढ़ी हुई लागत की भरपाई की जा रही है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की रिपोर्ट से बताती है कि पिछले 3 महीने में घरों में इस्तेमाल होने वाले आम जरूरत के सामान औसतन 10% महंगे हो गए हैं। खाद्य तेल और चाय की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। चाय तो 30% तक महंगी हो चुकी है। इनमें से कौन सा सामान किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? क्या हर घर में कमाई की रफ्तार भी इसी तरह बढ़ रही होगी? रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल, सिर्फ ये 2 बातें ही देश की आर्थिक दुर्दशा को बयां करने के लिए काफी हैं। ये कॉमन मैन का हाल उनका दर्द बताते हैं। इन्हें बजट से भी कोई मतलब नहीं है। जो वित्त मंत्री भारी भरकम रकम, लंबी चौड़ी स्पीच और बीच बीच में शायरी सुनाते हुए पेश करती हैं। भारतीय मजदूर संघ अब मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने और काम की गारंटी देने की बात वित्त मंत्री से कर रहा है। यह वही मनरेगा है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो लोकसभा में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि मैं मनरेगा को आपकी नाकामी का स्मारक बनाऊंगा। हकीकत यह है कि गांव में मनरेगा के जरिए ही रोजगार और कमाई के हालात कुछ काबू में हैं। हालांकि मोदी सरकार में इसका बजट भी घटता जा रहा है और काम के दिन भी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के क्या मायने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी से आगे बढ़ना चाहे तो मिडिल और अपर मिडिल क्लास को देख लें। इनकी 2 बड़ी लड़ाई है। एक तो खुद को अमीर और संपन्न दिखाने की जद्दोजहद, दूसरा किसी भी तरह टैक्स बचाने या उससे बचने की लड़ाई। यही वो तबका है जो असल में कंज्यूमर है, ग्राहक है। बाजार और अर्थव्यवस्था का बड़ा दारोमदार इसी पर टिका रहता है। इसी को बजट का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, वो भी सिर्फ एक बात के लिए, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ी या नहीं। सत्ता हाथ से फिसलने का डर सामने देख संघ भी अब मिडिल क्लास के टैक्स की समस्या को लेकर वित्त मंत्री से पैरवी कर रहा है। संघ से जुड़े संगठन चाहते हैं कि 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री कर दी जाए। इस एक राहत से ही मिडिल क्लास तबका खुश हो जाता है। बाकी उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसे तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी 2 लड़ाइयां लड़ते रहना है। अमीर वर्ग में घुसपैठ के लिए कर्ज लेकर और भी खर्च करना, घर और बड़ा घर, गाड़ी और बड़ी गाड़ी, बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखकर और बड़े बड़े शोरूम्स में शॉपिंग करके अपना वीकेंड बिताना। इस लाइफ स्टाइल में यह तबका आमतौर पर ईएमआई पर ही जीवन का बड़ा हिस्सा बिता देता है। ईएमआई घटे या बढ़े, इनके कर्ज लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना होता है कि लोन रेट बढ़ने पर सरकार को थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं। फिर वही आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। ये तो कभी अपनी सरकारों से यह भी नहीं पूछते कि आपने क्या दावा और क्या वादा करके वोट लिया था और क्या कर रहे हैं।
इसमें नौकरी पेशा और छोटे मंझोले बिजनेस करने वाले शामिल होते हैं। यही वो लोग भी हैं जो बाजार और बैंक को भी संभालते हैं। शेयर बाजार में ये छोटे निवेशक होते हैं, लेकिन एलआईसी जैसे सरकारी उपक्रमों की बात करें तो एलआईसी जो पैसा आज बाजार में लगा रही है, वो डुबा रही है, उसमें ज्यादातर पैसा इसी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की पॉलिसीज का प्रीमियम है। बाजार कहां गोते लगा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझना है वो समझिए कि शेयर मार्केट के गिरने की बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। यानी जो बाहर के इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों में निवेश कर रहे थे, वो मोदी सरकार के तीसरे टर्म में लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। यह ट्रेंड जून से ही दिख रहा है। बीच में कुछ समय के लिए बाजार 85,000 तक गया था, लेकिन यह ट्रेंड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था। आज भी बाजार पॉइंट पर है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालने का आंकड़ा बहुत बड़ा है, करीब 1.25 लाख करोड़। उन्हीं का पैसा है जो निकाल भी सकते हैं। असल बात है वजह। यह इस बात का सबूत है कि उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी अर्थ नीति पर भरोसा नहीं है। यह बेहद घातक संकेत है, जिन्हें देश के लोग उनकी बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार तो वैसे भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है कि समझना तो दूर, आप इस बारे में सोचें भी नहीं। ये मंदिर, ये धर्म संसद, ज्यादा बच्चे पैदा करो, उल्टे सीधे बयान, हर वक्त चुनावी होड़। इतने वर्षों में पहली बार ये हुआ, वो हुआ, और ऐसे ही तमाम खेल तमाशे। जिस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के हाथ में कंज्यूमर मार्केट और बैंकिंग को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है, उन्हें लुभाने के लिए ही देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में घर लखपति योजना के जरिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का ऑफर शुरू किया है। इस बारे में आप बस इतना समझ लीजिए कि यह आपको लखपति बनाने से भी पहले अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश है। लोगों की कमाई घटने की वजह से बैंकों में जमा रकम घट रही है, जिस वजह से बैंक गरीब होते जा रहे हैं। वो लोगों को कर्ज नहीं बांट पा रहे, जिससे बाजार में पैसा नहीं आ पा रहा है और बाजार पूरा साइकिल सुस्त पड़ रहा है। इसी तबके का एक बड़ा हिस्सा गांव में भी बसता है, जिनमें ज्यादातर किसान परिवार आते हैं। किसानों की हालत मोदी सरकार के सिर्फ एक जुमले की हकीकत से समझी जा सकती है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का ऐलान किया था, और हकीकत यह है कि उन्हें फसल की वाजिब कीमत तक नहीं मिल पा रही। एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, और किसान आज भी सड़क पर आंदोलन कर रहा है। भारतीय किसान संघ भी वित्त मंत्री से गुहार लगा रहा है। सबसे खस्ता हाल इन दो तबकों के बाद अगर अपर क्लास की बात करें तो हाई सैलरीड नौकरी पेशा वर्ग की समस्याएं तो वैसी ही है। बजट को लेकर कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखते। उनके खुद के और अपने बच्चों के लिए सपनों में भारत नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश रहते हैं। कारोबारी वर्ग की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने की एक बड़ी वजह कारोबार का वो तरीका है जो हर क्षेत्र में एकाधिकार यानी मोनोपोली को बढ़ा रहा है। इसके शिकार छोटे छोटे ग्रुप ही नहीं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां आज किसके हवाले हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी कई बिजनेस हैं जो आज एक ही ग्रुप के हाथ में है। रोजगार के मामले में सबसे बड़े सेक्टर भारतीय रेलवे को भी उन्हीं हाथों को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। टेलीकॉम सेक्टर में एक कंपनी के दबदबे का आलम यह है कि खुद सरकारी कंपनी बीएसएनएल दम तोड़ रही है, या शायद जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम हालात में देश छोड़कर जाने वालों की लंबी कतार है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2022 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ने का फैसला किया, और साल 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। इन सब के बाद देश अगर आज हिंदू, सनातन, मस्जिद जैसे मुद्दों में ही उलझा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट को लेकर क्या हो सकता है। खासतौर से तब जबकि सरकार ना ही खुद की जवाबदेही को चाहती है, ना ही जनता सरकार से कोई सवाल करती है, और सत्ता में बने रहने के लिए लाभार्थी मॉडल और सिस्टम पर कंट्रोल का मॉडल सरकार ने निकाल ही दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी वाली खबर कैसी लगी, इसे लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए कुछ और पसंदीदा और जानकारी भरी खबर लेकर आ सकें। नमस्कार।